लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के देखने वाले हैं, सारे के सारे जो फॉर्मुलेज हैं, ग्राफ्स हैं एंड उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए जेई में तो हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली पर्टिकुलर हमारे पास क्या होगा, एक रिएक्शन होगी एंड उस रिएक्शन से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट एंड देन प्रोसीड कर रही होगी, प्रोडक्ट बनना होगा। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में सी नॉट थी और बाद में कुछ टाइम बाद सी टी कंसंट्रेशन हो गई, तो उसी के बिहाफ में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, टी हाफ एंड बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं, वो देखो। तो फर्स्ट आता है जो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दैट इज तुम इसको लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी बाई इक्वल टू के। अब ये क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो हम उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि अब डिक्रीज होगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक और नेगेटिव साइन लगा देते, तो माइनस डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आती है। सेकंड होता है जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सॉल्व करने के बाद आता है, जो कि कंसंट्रेशन, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम को रिलेट करता है। इसी भी क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली पूछा जाता है। होता क्या है, दैट इज के इंटू टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। अब ये सी नॉट बाई सी टी क्या है, देखो के तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट हो गया, टी तुम्हारा टाइम होगा, कितने टाइम में वो चीज हुई, एल एन। ठीक है, सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सी टी क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, उस टाइम पे पर्टिकुलर कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है। मान लो इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ए अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब क्या है इसका, मान लो तुमने अगर माना है ए से बी बनना है, ठीक है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी ए नॉट, फिर उसके बाद बी जीरो होगा, फिर ये क्या होगा, ये इसमें से कुछ कम हो जाएगा, दैट इज ए नॉट बाई एक्स, और ये बनेगा एक्स। तो यहाँ पर बाद में सी टी में ए की कंसंट्रेशन कितनी बची, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स या फिर ए माइनस एक्स सकते हो। तो सी टी टाइम पे कितना हो गया, ए माइनस एक्स। तो पर्टिकुलर कितनी कंसंट्रेशन है और बाद में उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है, तो ये एक इक्वेशन आती है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में। सेकंड आता है जब हम टी हाफ निकालते हैं। टी हाफ का मतलब क्या होता है, टी हाफ का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, वो कितना उसका रिएक्टेंट ए नॉट बाई टू हो जाएगा। मतलब क्या, मान लो मैंने एक रिएक्शन कराई ए से बी, एक रिएक्शन थी, ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है तो मैं कितने टाइम में इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, दैट इज ए नॉट बाई टू हो जाएगा। ये हमें निकालना होता है। तो ये निकालेंगे कैसे, तो देख सकते हो यहाँ पर, अगर तुमको इसी में दिखा दूं मैं, दैट इज अगर तुम इसी को देखो तो क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के टी एल एन सी नॉट बाई सी टी, ये इक्वेशन होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज सी नॉट, मतलब कह सकते हो ए नॉट कंसंट्रेशन हो, और बाद में टाइम टी के बाद कितनी कंसंट्रेशन हो जाए, ए नॉट बाई टू। मतलब क्या है कि भैया टी हाफ का मतलब क्या, मैंने कहा टी हाफ का मतलब बोला क्या, कि कितनी टाइम में उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। मतलब अगर ए नॉट था तो कितने टाइम में ए नॉट बाई टू हो जाएगा। तो हम उसी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट बाई, बाद में कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, ए नॉट बाई टू। अब ये कितने टाइम में होगा, वही तुम्हारा टी होगा, यही निकालना, दैट टी विल बी योर टी हाफ। तो करेंगे क्या, अब ये देखो यहाँ से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, एल एन क्या हो जाएगा, एल एन टू, यहाँ से के टी, तो टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी इजिकल टू एल एन टू बाई के आ जाएगा, टी विल बी एल एन टू बाई के। सो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी हाफ या फिर टी 50% कितना हो जाएगा, एल एन टू बाई के। एल एन टू की वैल्यू 0.693 होती है, दैट इज के यहाँ पर। तो तुम यहाँ से देख सकते हो तुम्हारा टी हाफ कितना हो जाएगा, एल एन टू बाई के। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कितना होता है, log टू बाई एल एन टू बाई के, विच इज अ रेट कांस्टेंट ना। अब इसी तरीके से होता क्या, हम करते क्या, हम इसमें इससे भी निकाल सकते हैं, बट तुम इसको याद रखोगे तो आसान है। ठीक है, होता क्या है, तो स्पीड कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज कोई भी जो कंसंट्रेशन है, 75% कब कंप्लीट होगा, 90% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, 99, 99.9, 99.99 जे की परसेंटाइल नहीं, मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। तो तुम इसको क्या करते हो, इसको टी हाफ के कंपैरिजन में लिखते हो। टी हाफ के कंपैरिजन में मतलब मान लो मैंने कहा कोई रिएक्शन है, टी 75% कितनी देर में होगा, तो हम कहते हैं टी 75 कंप्लीट होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। मतलब क्या, 75% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब दुगना ऑफ टी 50, समझ गए। और 99 कितना हो जाएगा, 13.34 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो इस पर डायरेक्टली तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं आता, बट 2025 में ही क्वेश्चन आया। देखो तुमसे क्या पूछा गया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब बताना है तुम्हें 99.9% रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा होगा, कितने टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा होगा। तो हमने क्या, हमें क्या पता, जो टी 99.9 होगा वो कितने टाइम्स होगा टी हाफ के, दैट विल बी अराउंड 10 टाइम्स ऑफ, 10 टाइम्स या फिर 9.9 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 9.99, या फिर अप्रोक्सीमेट करना तो यू कैन राइट एज 10। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। करना क्या होता है, जो भी हमारी टी 70 ये जो परसेंटेज है कि कितना इसको रिलेटिव में देखना होगा, मतलब कितने टाइम्स ऑफ टी हाफ ये रिएक्शन लिखी, मतलब टी 75 2 टाइम्स ऑफ है, ये 3 टाइम्स है, तो ये इसको याद रखना, 2 3.3 6.66 999 13.34। तो इसमें एक पैटर्न बताता हूँ, काइंड ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, जो पर्टिकुलर है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, इसमें 3.3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दैट इज 666। ठीक है, तो इस तरीके से इन वैल्यूज को याद रखना, एक बार चिपका के रख दो, याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट आता है, दैट इज कि हमने अगर मान लो हमें के टी एक्स परसेंट निकालना हो, के टी एक्स परसेंट का निकालने का मतलब क्या है, कितने टाइम में तुम्हारा कितने टाइम में कितना परसेंटेज कम हुआ है। तो हम इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं, दैट इज कि अगर तुमको टी 75 निकाल दो, के टी 75 इक्वल टू एल एन 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, कितना खत्म करना है, 75 खत्म करना है, तो कितना हो जाएगा
ln 100/75 by that is 25, दिस यू कैन राइट एज 2 टाइम्स, ये बाहर निकालोगे 4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln 2, 2 टाइम्स ln 2 यहाँ पर के तो ln2/k तुम्हारा क्या होता है t½ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ t 50%, ये ऐसे डेरिवेशन में निकलती है इसकी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट आता है कंसेप्ट दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हो, अल्फा इज इक्वल टू 1 - e की पावर -kt, डायरेक्टली याद रखना। इसी तरीके से हमारा अगर ct निकालना हो तो ct ये तुम्हारा होता है ct इज इक्वल टू c0/e - kt, ये कैसे निकलता है, देखो इधर आओ, मान लो यहाँ पर ये इक्वेशन मेरे पास रखी है, इस इक्वेशन को पकड़ के रहा हूँ, दैट इज kt इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, kt इज इक्वल टू ln c0/ct था, ये था। अब क्या करोगे, इसको e की पावर में क्या रख दो, e की पावर ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर kt इज इक्वल टू c0/ct, ठीक है भाई। अब देखते को ct निकालना तो ct इधर आ जाएगा और c0/e की पावर kt आ जाएगा, ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ct इज इक्वल टू c0/e की पावर -kt। तो भैया कुछ नहीं है, काइंड ऑफ ये मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल दिया, दैट इज ct एंड kt को, मतलब ct और c0 को कंपेयर करने का टर्म इन द एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह आ जाएगा, ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब ये इस तरीके से बना दिया। अब इसके कुछ ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, देखो कैसे। तो उनसे फर्स्ट ग्राफ आता है दैट इज ln ct c0 का, ln ct c0 का ग्राफ कैसे बनाओगे, काइंड ऑफ इसको क्या लिखो, इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को पकड़ो यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज kt ln c0/ct को क्या लिख सकते हो, ln c0 माइनस ln ct, इस तरह लिख सकते हो। अब ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन। अब y इक्वल टू mx c प्लस c के फॉर्मेट में आ गई तो नेगेटिव स्लोप माइनस k ये आ गया, फिर c को अब उसमें कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो 2.3 का फैक्टर आ जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है t50 वर्सेस कंसंट्रेशन का, मतलब t½ इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करता है क्या, देखो t50 कितना आया था, ln2/k आया, ln k भी तुम्हारा रेट कांस्टेंट है 0.693, जो कि ln2 की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, तो काइंड ऑफ जो कह सकते हो जो t½ होता है क्या इनिशियल कंसंट्रेशन या c0 पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, कंसंट्रेशन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ 1 टाइम्स ऑफ दैट इज लीनियर होता है, y इक्वल टू mx की फॉर्म में, तो तुम्हारा लीनियर आता है प्लस कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन की डायरेक्टली। नाउ ct वर्सेस t का ग्राफ देखोगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ आ जाएगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, देख लो डायरेक्टली। नाउ हमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है ड्रग एक्स बिकम्स इनफेक्टिव 50% डिकम्पोजिशन। भैया इनफेक्टिव जो 50% ड्रग डिकम्पोज हो गया तो इनफेक्टिव हो जाएगा। ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉटल वॉज, मतलब ओरिजिनली हमारे पास बोतल थी जिसमें 16 ग्राम रखा था ड्रग, ठीक है, और क्या होता है विच बिकम्स 4 मिलीग्राम पर ml बन जाता है 12 महीने, एक महीने में, मतलब सॉरी एक साल में। द एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग इन द मंथ्स, ये एक्सपायरी टाइम बताना है तो कुछ नहीं। और बोला गया है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है यही तुम्हारा समझना है बस। उसके बाद जो इसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, बट है कुछ नहीं। बोला क्या है, देखो 50% डिकम्पोज हो रहा है, इनफेक्टिव हो जाएगा 50% जब डिकम्पोज हो जाएगा। ओरिजिनल कंसंट्रेशन ड्रग बॉटल में 16 मिलीग्राम है, ठीक है भाई, मैंने बस एक बार पढ़ लिया। और विच बिकम्स 4, ये 4 क्या हो, 4 मिलीग्राम हो जाता है कितने महीने में, 12 महीने में, ठीक है भाई, 12 महीने में ये चीज़ हो जाती है। एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग, भैया एक्सपायरी टाइम का मतलब क्या हुआ, एक्सपायरी टाइम का मतलब क्या है, पहले तुम ये बताओ कि मतलब ड्रग इनफेक्टिव हो जाए तो हम करेंगे क्या। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट लॉ विल बी इक्वल टू व्हाट, k इंटू, हम इसको इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, दैट इज kt इज इक्वल टू ln c0/ct ये होता है, ठीक है। तो k हमें रेट कांस्टेंट क्या पता है, क्या नहीं पता है, t कितना है, t में पता है 12 महीने है, ln c0 कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 16, कितना हो जा रहा है 4, कब 12 वाले मतलब 12 मंथ्स में, तो यहाँ से तुम्हारी k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू तुम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ अब हमें k की वैल्यू पता चल गई है, अब हमें बताना है 50% डिकम्पोजिशन कब होगा। तो 50% डिकम्पोजिशन में क्या करोगे, डायरेक्टली बस क्या करना, तुम यहाँ पर वैल्यू धर दो, फिर से डायरेक्टली वैल्यू धर दो, मतलब फिर से एक बार इक्वेशन लगाओ, दैट इज kt इक्वल टू ln तुम्हारा ln c0/ct की इक्वेशन लगाओ, ln c0/ct की इक्वेशन लगाओ। 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब क्या होगा, ln इनिशियली कितना रहा होगा 16 था, ct मतलब हाफ कंप्लीट हुआ 50%, तो 8 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो कितने टाइम में ये चीज़ होगी, तो यहाँ से t की वैल्यू t निकाल सकते हो क्योंकि k तुमने यहाँ से निकाल के रखा है, या फिर तुम डायरेक्टली ln2/k भी कर सकते थे, t½ में बताना है ना तो एक्जैक्टली, तो t½ ln2/k, बस यहाँ से k निकला है इसमें धर देते, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा पर्टिकुलरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस तरीके से होता है, बस वही रेट ऑफ ऑर्डर में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है t½ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, सही स्टेटमेंट है। log r/r0 का ग्राफ है, कैसा ग्राफ बनेगा तो ये बताना है। तो मैंने ये चीज़ बनाई है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पंकज सर का ये देख लेना, दैट इज एंटायर चीज़ इसमें है, आप इसको जो मैंने बोल दिया समझ गए होंगे, ठीक है, बाय बाय।
केमिकल काइनेटिक का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल तुमको पेपर में देखने को मिल जाता है, दैट इज उसका रिएक्शन का ऑर्डर निकालना रहेगा। ये करते कैसे, बिल्कुल प्रोसीजरल मैं बताऊंगा, यही तरीका तुमको लगाना एग्जाम में, आंसर आ जाएगा। देखो, हमें पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन गिवन होगी एंड उसका ऑर्डर बताना है। तो करते क्या है, सबसे पहले हमें कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको लिखो। लिखेंगे कैसे, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको लिखो, दैट इज ए एंड बी, मतलब ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इनको पकड़ो, इनको बॉक्सेस में भरो, इनकी पावर एक्स एंड वाई दो, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम्स ऑफ ये होती है, यही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हम इस तरह लिखते हैं। एंड एक्स एंड वाई जो तुम्हारी होती है, एक्स एंड वाई अगर ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस वाई, यही तुम्हारा होता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। समझ आया क्या, एक्स प्लस वाई इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसकी पावर एक्स एंड वाई में लिख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब ये एक्स एंड वाई तो हमें बताना होगा, जिससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक्स एंड वाई बताना चाहिए। तो हम ये एक्स एंड वाई निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी तुम्हारे पास देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली कभी ए की कंसेंट्रेशन, बी की कंसेंट्रेशन, डिफरेंट कंसेंट्रेशन गिवन होगी और उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगी। तो करना क्या है, तुम्हें ऐसी दो रिएक्शंस को उठाना है जिनका एक का कंसंट्रेशन सेम हो। एक का कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब क्या, एक पहली बार में ऐसी दो रिएक्शन उठा दी जिसका एक ए सेम था, बी चेंज किया उन्होंने, बी सेम था किसी का, ए चेंज किया हो। तो ऐसी दो इक्वेशन उठाओ जिसका एक क्वांटिटी सेम हो। मान लो हमने पहली और चौथी इक्वेशन देखी, तो क्या है, पहली और चौथी इक्वेशन बी, जो बी की कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, 0.1 0.1। तो करना क्या, इन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तुम्हारा एक क्वांटिटी निकल आएगा। अब कैसे करते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट को 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ये आ गया, ठीक है। के टाइम्स ऑफ ए कितना है 0.1 है, और बी कितना है 0.1 है, और उसकी पावर एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिख दी। सिमिलर काम आप करो किसके लिए, फोर्थ इक्वेशन के लिए भी, मतलब उसको डिवाइड करना है ना, तो फोर्थ इक्वेशन का रेट लिखा, के टाइम्स ऑफ 0.4, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड वाई में, ऐसे लिख दिया आपने। नाउ अब इससे होगा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पर जो बी की कंसंट्रेशन थी वो सेम थी, बी की कंसंट्रेशन 0.1 से बदली क्या, नहीं बदली, तो 0.1 सेम है, तो 0.1 की पावर वाई, 0.1 की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, ये इधर भी कैंसिल हो रहा है, दैट इज 1/4। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये 0.1/0, इसकी कैलकुलेशन करूँ कितना आ जाएगा, 1/4 की पावर एक्स, ओके की भी तुम्हारा कैंसिल हो चुका है, तो 1/4 की पावर एक्स कितना करेंगे, दैट इज यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ गई, मतलब एक क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इन द सेम वे अब तुम y की भी वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल तुम्हें ये वैल्यूज के ऊपर मत जा रहा है, ये वैल्यूज भाई बिल्कुल कांस्टेंट इसी तरह 2 3 1 2 यही आती है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। नाउ अब देखो करेंगे क्या, अब इसी तरीके से तुम्हें दूसरी इक्वेशन, अब x तो निकाल लिया, y कैसे निकालेंगे, तो अब देखो दूसरी तीसरी इक्वेशन को देखो तो क्या है, दूसरी तीसरी इक्वेशन में देखोगे तो जो a का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ है। अब उनको अब क्या करो, उन दोनों को डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, तीसरे को दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो इसका रेट बाई ऊपर वाले का रेट के टाइम्स ऑफ इसका कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन लिखा, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ से एक्स, इस बार क्या एक्स कांस्टेंट था तो एक्स वाली चीज कैंसिल हो गई, अब 0.4/0.2 आया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, y = 2 आ गया। सो पर्टिकुलरली हमारा एक्स एंड वाई कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा 3। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, देख लो करना क्या है, दो इक्वेशन को ऐसी पकड़नी जिनका एक बार कंसंट्रेशन सेम हो, तो डिवाइड कर देना, आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। बाय। इस वीडियो हम लोग अगेनियस इक्वेशन करने वाले हैं, एंड ये क्वेश्चन 100% तुम्हारा जेई में आ रहा होगा, एंड मैं तुमको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जिससे तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन बस करना है, एंड वो हर बार वो क्वेश्चन आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज इस तरह का क्वेश्चन हर बार जेई में आ रहा है, मैं इसमें तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन करा दूंगा, एंड ये हर जगह फॉलो होता है। स्टार्ट करते हैं विद द अरेनियस इक्वेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर क्योंकि अच्छा बताने वाला हूँ। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है एग्जैक्टली, काइंड ऑफ एक ऐसी इक्वेशन जो कि तुम्हारी रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को किसके कंपैरिजन में, टेम्परेचर के साथ कोरिलेट कर रही है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज के, या फिर रेट कांस्टेंट की बात करूं, वो टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, वही तुम्हें अरेनियस इक्वेशन बताता है, किस तरीके से वेरी करेगा टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, यही तुम्हारी अरेनियस इक्वेशन है, दैट्स इट। K = A - E की पावर A/RT, यही इक्वेशन है, जहां पर K रेट कांस्टेंट होता है, A अरेनियस इक्वेशन होती है, E है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए ना, R गैस कांस्टेंट, T योर टेम्परेचर ना। अब इस पे आता है डायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज थ्योरेटिकली कुछ होते हैं और कुछ फॉर्मुला बेस होते हैं, वो बताता हूँ। पहले क्या करेंगे, देखो ये जो रेट कांस्टेंट है काइंड ऑफ क्या है, KE - E/RT है। हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इस पे पहले लॉग लगा सकते हैं, लॉग लगा के प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, दैट इज देखो क्या करेंगे, दोनों साइड में अगर लॉग बेस ई लगा दो तो क्या हो जाएगा, ln बेस की = ln, यहाँ पर तुम्हारा E बेस ई में A - A/RT, दोनों साइड में लॉग बेस ई लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ln k, यहाँ से क्या हो जाएगा ln A, एंड ये ln बेस ई - E/RT बाहर आ जाएगा, एंड ये तुम्हारा ln E/E 1 हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, दैट इज लॉग के टर्म्स में, क्या आ गई, लॉग के टर्म्स में तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई ना। अब ये तुम्हारी किस तरह की इक्वेशन है, ये तुम्हारी y = C एंड mx काइंड ऑफ इक्वेशन है। तो काइंड ऑफ इससे तुम क्या बता सकते हो, एक ग्राफ नहीं बता सकते हो टेम्परेचर का लॉग बेस का k का कैसा ग्राफ होगा। तो काइंड ऑफ यहाँ से अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं लॉग बेस यहाँ पर ln k का यहाँ बनाऊँ 1/t टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊँ, मतलब y एंड
एक्स का ग्राफ बना 1/t में, तो यहाँ पर इस तरह की कुछ ग्राफ आएगा एंड स्लोप तुम्हारा क्या हो रहा होगा, ये जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई आर विल बी योर स्लोप। तो काइंड ऑफ एक तुम्हारा ग्राफ हो गया किसके बीच में, जो गेट कांस्टेंट है और 1 टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ के ऊपर। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है दैट इज, मैं रफ करता हूँ, सेकंड वैरायटी होती है जहां पर तुम करते क्या हो, तुम दो रिलेशंस के लिए चेक करते हो। दो रिलेशंस के लिए क्या करेंगे, मतलब दो रेट कांस्टेंट होगी। मान लो ये ln k1 E1 T1, मतलब क्या एक रेट कांस्टेंट के लिए T1 टेम्परेचर पे हो रही है, एक और काइंड ऑफ दूसरी रिएक्शन है जो कि हो रही है ln k2 ln a माइनस EA2 RT2, ये काइंड ऑफ दूसरी इक्वेशन है जो कि टेम्परेचर T2 पे हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ जाएगा ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू ये कट जाएगा, माइनस ये बाई का बाहर ले लूँ एंड तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/t1 माइनस 1/t2, ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कैसी इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा ln k2 बाई k1 ये बाई r 1/t1 माइनस t2। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ इक्वेशन ऐसी है जहां पर तुम्हारे पास दो रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पे तुम्हारी ये इक्वेशन कराई जाएगी, जहां से तुम निकाल सकते हो, तुमसे एक वैल्यू दे के दूसरी वैल्यू पूछता रहता है। तो काइंड ऑफ एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सेकंड आता है कि तुम्हें इसको जो हमने कहा ये लॉग बेस ई का, अगर लॉग बेस 10 का चाहिए तो क्या करोगे, 2.303 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ना। ये दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसी पे जो तुम्हें चीजें मुझे सिखानी है, मोस्टली मैं क्वेश्चंस के थ्रू सिखाता हूँ क्या क्या चीजें में करनी है। क्वेश्चंस के थ्रू पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है दैट इज कि मैं ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन किस तरह का है, हमारे पास के ए माइनस ए बाई आर टी है, तो हमने क्या है ये क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो स्टेट दोनों साइड लॉग ले लूँगा तो तुम्हारे पास क्या है ln k एंड तुम्हारे पास ln a माइनस ये बाई आर टी, ये तुम्हारे पास ये लॉग बेस के ln माइनस c बाई आर टी का एक तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसी में तुम्हें एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तुम्हें ये का कंपैरिजन कराने के लिए होता है। तो करेंगे क्या, हमें बोला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, हमें लॉग के वर्सेस 1/t में 3 डिफरेंट रिएक्शंस के लिए कराई गई है और तुम्हें ये कंपैरिजन करना है, एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन है, ठीक है। करेंगे कैसे, तो एक बात बता भाई, हमने जब ये ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है दैट इज ln k और यहाँ पर क्या होता है 1/t और ये जो ग्राफ आता है उसका स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई आर, यही होता है, ठीक है। स्लोप कितना होता है माइनस ए बाई आर। तो देखो हमें यहाँ कंपैरिजन किस चीज का करना है, EA1 EA2 EA3, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना है। बट हमें एक्जैक्टली पता है क्या कुछ क्वेश्चन में कि ये क्या है, टी क्या है, ln क्या, कुछ पता है क्या तेरे को, कुछ भी नहीं पता है तेरे को। बस यहाँ से क्या पता चलेगा, इस ग्राफ को देख के तू क्या पता लगा सकता है, जानता है, सिर्फ और सिर्फ तू स्लोप बता सकता है। स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप क्या होता है, काइंड ऑफ स्लोप तुम्हारा कितना है, सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पर क्या है 2 का 1 एंड देन 3 का स्लोप है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका, 2 का देन 1 का एंड देन 3 का। कैसे निकालते हैं, काइंड ऑफ एक्स एक्सिस से कितना ज्यादा एंगल पे कोई चीज है, अगर माइनस में है तो माइनस में भी चेक कर सकते हो, या फिर तुम डेरिवेटिव डिवाइड बाई डिक्स वाले से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ 2 1 3 विल बी स्लोप। निकालना क्या है, बेसिक चीज क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से देखो कौन सबसे ज्यादा एंगल पे है, जो सबसे ज्यादा एंगल पे होगा, जिसका ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा वही उसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा। तो यहाँ पर तुमने देख लिया कि जो स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, 2 के लिए देन 1 के लिए देन 3 के लिए, ठीक है। मतलब जो स्लोप वैल्यू है वो 2 की ज्यादा है देन 1 एंड देन 3, ठीक है। नाउ अब ये स्लोप एक्जैक्टली होता क्या, स्लोप होता है माइनस ए बाई आर। स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई आर। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में जब कंपैरिजन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम यहाँ से देख सकते हो जब स्लोप तुम्हारा 2 1 3 का है, इस तरह में ऑर्डर में जा रहा है, तो जो तुम्हारा अगर स्लोप क्या है, स्लोप इज योर माइनस ए बाई आर। आर तो कांस्टेंट है, आर तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन व्हाट, दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर स्लोप वैल्यूज। तो मतलब सबसे ज्यादा ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू 2 की देन 1 की एंड देन 3 की, डायरेक्टली तुम इससे रिलेट कर सकते हो। मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, तुम्हारा जो स्लोप दे देगा स्लोप के अकॉर्डिंगली तुम कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ से, या फिर तुम्हें क्या दे देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा, टी पूछ लेगा, कुछ भी ऐसे पूछ सकते हो वहाँ पर ना। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल वाइज। अब ये थ्योरेटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले बोला कौन से स्टेटमेंट इसमें से तुम्हारे पास सही होंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने पास इक्वेशन क्या, इक्वेशन है के ई माइनस ए बाई आर टी। तो इक्वेशन में कुछ बात बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट याद रखेगा ना, वही घुमा फिरा के वही पूछेंगे वो लोग। पहला स्टेटमेंट क्या है, द अरेनियस कांस्टेंट होल्ड्स ऑन एलिमेंट्री होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब ये जो रिएक्शन है ये बोले होमोजेनियस इक्वेशन पे आप लगाना और एलिमेंट्री पे लगाना। भाई इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन दोगे तो हम क्या इसको, नहीं, जो अरेनियस इक्वेशन होती है किसी चीज को नहीं मानती, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस हो, सिंगल ऑर्डर डबल ऑर्डर रिएक्शन कोई भी हो, तो काइंड ऑफ हर इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। समझ गए, ये सारी की सारी रिएक्शन के लिए सेटिस्फाई करता है, ये नहीं सिर्फ एलिमेंट्री के लिए ये सेटिस्फाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्री के लिए। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये याद रखेगा ना। सेकंड आता है क्या स्टेटमेंट, याद रखना ये चीज को कि एलिमेंट्री के अलावा भी और सारे रिलेशंस के लिए होता है, अकेले के नहीं भी बोल सकते। यूनिट ऑफ ए सेम एज दैट ऑफ के इन अरेनियस इक्वेशन। मतलब जो तुम्हारी ए की यूनिट होगी वो के की यूनिट के बराबर होगी। ये कैसे निकालें यार, ये भी याद रखना पड़ेगा। नहीं देखो एक बात बताओ, के माइनस ए बाई आर टी, ये क्या है, माइनस ए बाई आर टी, ई की पावर, ये जो क्वांटिटी लिखी है क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग में 2 की पावर 3,
2.7 की पावर कुछ, ई की वैल्यू क्या होती है 2.7 की पावर कुछ भी कर ली भाई, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 20 50 कुछ भी हो सकती है। तो भैया अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जो के की यूनिट होगी वही तुम्हारी ए की भी यूनिट होगी, सही है। तो तुम्हारा सेकंड क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए और के की यूनिट सेम होती है। सेकंड क्या बोला जाए, एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर एक्टिवेशन मींस फास्ट रिएक्शन, मतलब जो लो एक्टिवेशन एनर्जी जहां पर होगी वहां फास्ट रिएक्शन होगी। दो तरीके से बताता हूँ, मान लो मैंने इस तरीके से तुम्हारे पास ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर इस तरह बनाता हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी ये है, कहीं पर यहाँ पर ये है। तो एक बात बताओ, जहाँ ज़्यादा चढ़ाव होगा, जहाँ ज़्यादा मुश्किल, जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन उस लेवल तक जाने में इसको मुश्किल लगेगा या नहीं लगेगा। वही तुम्हारी आरडीएस स्टेप होती है। आरडीएस स्टेप का मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लो है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा उछाल होगा, मतलब एक गाड़ी तुमको चलानी है, क्या करोगे, गाड़ी जहाँ ज़्यादा ऊंची होगी तो वहाँ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो वहाँ पर क्या होती है, स्लो हो जाती है। जहाँ पर कम ऊंचाई होती है वहाँ पर क्या होता है वहां पर फास्ट चीजें हो जाती हैं। तो समझ गए। तो एट अ गिवन टेम्परेचर लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो फास्ट रिएक्शन होती है, अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो स्लो रिएक्शन हो जाएगी। इसको डायरेक्टली इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ, ग्राफ से के बिना भी इसको हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ग्राफ से नहीं देखना चाहते तो देखो। हम अगर कहें के इज योर रेट कांस्टेंट, अगर तुमने क्या कहा, लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन मतलब माइनस ये कि जो ये वैल्यू है वो क्या कम होगी। अगर ये वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, के ई की पावर, अगर मैं इसको नीचे उतार दूं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर ए बाई आर टी, मतलब टेम्परेचर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा। अगर ये वैल्यू कम होगी, अगर ये की वैल्यू कम होगी तो अगर ये की वैल्यू कम होगी तो ये काइंड ऑफ ये जो टोटल ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। अगर ये की वैल्यू कम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट हो जाओ, एक सेकंड। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ई को नीचे लाया, दैट इज ई ए बाई आर टी, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अगर ये काइंड ऑफ सिर्फ ये अगर कम होगा तो टोटल ओवरऑल जो पूरी क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 2.7 की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर नीचे वैल्यू तुम्हारी कम है तो ओवरऑल जो ये के कांस्टेंट है तो इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगर ये को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो पूरी क्वांटिटी क्या करेगी, पूरी क्वांटिटी इस तरह डिक्रीज करेगी तो ये वाली चीज़ को ऊपर ले जाएगा। आई होप समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। डी की बात करते हैं, ए एंड आर लीनियर कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट ए है और एक्टिवेशन एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं क्या, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये तुम्हारी क्या क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटीज ए या फिर ये की बात करें, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, कौन सी चीज़ कैटलिस्ट आ जाएगा तब टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाता है, बट यहाँ पर नहीं होता है। अब ये क्या बोला जाएगा, व्हेन ए एंड आर टी बिकम इंडिपेंडेंट, अगर तुम्हारे पास क्या हो, अगर ए की वैल्यू ज़्यादा हो आर टी से तो ये बिकम ये जो ये है ए और ये इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मैथमेटिकली भी तुम देख सकते हो या फिर मैंने जो बात बोली रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। एक काइंड ऑफ ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट हर बार इधर उधर घुमा फिरा के तुमसे पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन में, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन को तुम खुद से करना, ठीक है। और जो मुझे चीज़ सिखानी है मैं वो बताता हूँ, दैट इज 107 क्वेश्चन में देखो क्या है, तुम्हें बताना क्या रहता है, दैट इज के इज इक्वल टू, तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, के इज इक्वल टू K1 K2 K3 इस तरह की इक्वेशन तुम्हारे पास दे दी। नाउ तुमसे पूछा जा रहा है, अगर ये K1 बोला जा रहा है कि फॉर टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, कोई रिएक्शन हो रही है 3 स्टेप्स में हो रही है, उसकी ये पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 E2 E3 इस तरह गिवन है। और तुम्हें बताना है कि जो ओवरऑल अगर K के लिए क्या होगा, मतलब K1 की एक्टिवेशन एनर्जी, K2 की एंड K3 की एक्टिवेशन एनर्जी तुमको गिवन है, दैट इज K1 की कितनी है 40, इसकी गिवन है 50, और तुमसे पूछ रहा है K3 की बताओ, K3 की 60 है तो K की कितनी होगी। तो ऐसे जो सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे कैसे कर सकते हो तुम डायरेक्टली, अगर बड़ा समय प्रोसीजर बताओ तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे तुम, इसको ये जो के है के को किससे रिलेट कर दोगे, के की जगह ये तुम रखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में जाओगे तब जाके सॉल्व होगा। इतना सारा काम करने के लिए मेरा लेक्चर नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं करना होता। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है मैं इसका डायरेक्टली मेथड बताता हूँ, करते क्या जानते हो, जो भी इक्वेशन हो अगर उनकी कुछ पावर है, अगर उनकी पावर मैंने एक्स एंड वाई पावर है और यहाँ पर K3 उसकी पावर Z है, लॉग लगा के सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। देखो क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हम क्या करो, जो उसकी पावर है पावर को नीचे उतार दो, पावर को नीचे उतार दो, और जो नीचे वाली चीज होगी जो डिनोमिनेटर में उसको नेगेटिव में लिखना, Z K3, बस ये इक्वेशन से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। करेंगे कैसे, देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या गिवन है, ओवरऑल इक्वेशन क्या है दैट इज K1 K2 K3। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कैसे लिख देंगे, A1 इज इक्वल टू K1 की, दैट इज K1 की पावर कुछ है क्या, नहीं है, दैट इज A1 डायरेक्टली, K2 की पावर कुछ है क्या, नहीं है, ठीक लिया। अगर जो डिनोमिनेटर में होगा उसको किस तरह लिखेंगे, नेगेटिव में, A1 A2 माइनस A3 इस तरीके से लिख लिया ना। A1 कितना है 40, K2 कितना है, K2 के लिए A कितना है 50, A3 के कितना है 60, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 30, सॉल्व, खत्म।
समझ आएगा? डायरेक्टली कैसे करोगे? जो तुम्हारे पास ऊपर है अगर उनकी कुछ पावर है तो पावर को नीचे उतार के कर सकते हो, पावर को नीचे उतार देना और जो डिनोमिनेटर में उसको नेगेटिव साइन से करना। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है उसके लिए तो ये लॉग से करके सॉल्व होता है। डायरेक्टली इस मेथड को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा देता हूँ, फिर से तुमको लगेगा नहीं सब पे अप्लाई होता है, क्या सब पे अप्लाई होगा? नो, बस ये कुछ नई चीज़ नहीं है, बस लॉग लगाया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए तुमको बताना है दैट इज k इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू k1 और k3 और k2। तो ये बताना है k के लिए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बस a इसके लिए अगर a है तो k1 k2 k3 सबकी पावर 1/2 है। सबकी पावर अगर 1/2 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ। अब k1 के लिए तो a1, k3 के लिए क्या है a3। अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा -a2। समझ गए? और ये मैंने 1/2 पावर बाहर क्यों रख दिया, क्योंकि भैया सब पे पावर 1/2 थी। सब पे पावर 1/2 हो तो मैं सब पे पावर 1/2 यहाँ लिखता है, इस मैंने बाहर लिख दिया ना। क्वेश्चन क्या है, a1 के लिए कितना है? a1 के लिए तुम्हें गिवन है, a1 के लिए तुम्हारे पास कितना है दैट इज 60, a3 के लिए कितना है दैट इज 10, a2 के लिए कितना है 30। सॉल्व करो, आंसर लाओ, दैट्स इट, नथिंग। क्या करना है मैं फिर से बता देगा, इस चीज को रिमाइंड करा देगा। सबसे पहले जो ऊपर में पावर होगा ऊपर को लग देना, जो इसकी पावर होगी उसकी पावर को नीचे लाओ, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको नेगेटिव में रखना है, बस और कुछ भी आपको नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, आई होप समझ गए होगे इस चीज को।